वंदे मातरम मित्रों, लाल किताब के ऊपर मैं बात अपनी करूँगा। और लाल किताब के ऊपर बात करने से पहले मित्रों, मैं थोड़ा सा लाल किताब के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि लाल किताब दरअसल हमारे भारत की ही देन है और ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष के आचार्य भगवान सूर्य के सारथी श्री अरुण देव इसके रचयिता हैं। श्री अरुण जी से यह परम तेजस्वी विद्या लंकापति महाराज रावण ने प्राप्त की। तत्पश्चात रावण द्वारा यह विद्या अरब देशों के आद नामक स्थान पहुंच गई, जहां इस विद्या का अरबी और फारसी भाषा में मित्रों अनुवाद हो गया। समय के बीतने के बाद प्राय यह ग्रंथ लुप्त हो चुका था। सौभाग्यवश अरबी भाषा का यह ग्रंथ, जो कि मूल रूप से आचार्य भगवान सूर्य के सारथी श्री अरुण देव जी के द्वारा रचित था और जिसका बाद में अरबी और फारसी में अनुवाद हो गया, एक भारतीय ऋषि को ये ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा हुआ प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने इस ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवादित किया। मित्रों, लाल किताब ज्योतिष समस्त जीवों के भूत, भविष्य और वर्तमान के फलों के अलावा रोगों व ग्रहों के अनिष्ट निवारण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसमें जो उपाय दिए गए हैं मानव जीवन पर, उसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी होता है, क्योंकि इस शास्त्र में वर्णित सभी उपाय किसी साधारण मानव का लेख नहीं, बल्कि ये लेखनी भगवान सूर्य के सारथी श्री अरुण देव की लेखनी है, जो अकाट्य है। मित्रों, लाल किताब ज्योतिष जो है, इससे देखने का तरीका बहुत ही सरल है, लेकिन जिस तरह हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं, कुछ उसी प्रकार लेकिन बहुत कम सूत्र, बहुत कम नियम लागू होते हैं लाल किताब में। मित्रों, लाल किताब में कुछ विशेष नहीं, आपकी जन्म कुंडली जो बनी होती है उसमें 12 खाने होते हैं। तो मित्रों, उन 12 खानों में हर एक में अलग अलग राशियां लिखी होती हैं और उसमें अलग अलग ग्रह जो हैं, 9 ग्रह जो हैं वो बैठे होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम
हर लगन की कुंडली को अलग अलग महत्व से देखते हैं, लेकिन लाल किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। यदि आपने बहुत ध्यान से आने वाले एपिसोडों को देखा तो कुल 108 वीडियो आपको इसके बाद ये मिलेंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि इसमें हम 12 घर मतलब कि बनाते हैं। जिस प्रकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जब कुंडली का निर्माण करते हैं तो 12 खाने बनाते हैं, उसी प्रकार हम लाल किताब की जब कुंडली तैयार करते हैं तो उसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बनी हुई कुंडली के ग्रहों को उठाकर उन 12 घरों में रख देते हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ये होती है कि उसमें कोई राशि नहीं लिखते, बल्कि हम यहाँ पर नंबर का प्रयोग करते हैं। पहले घर को हमेशा हम खाना नंबर 1 ही कहेंगे, पहले घर को हम खाना नंबर 1 कहेंगे, दूसरे घर को हम खाना नंबर 2 कहेंगे, तीसरे घर को खाना नंबर 3 कहेंगे, चौथे घर को खाना नंबर 4, पांचवें घर को खाना नंबर 5, छवें घर को खाना नंबर 6, सातवें घर को खाना नंबर 7। इस प्रकार हम इस आगे खाना नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इससे हम खाना नंबर के हिसाब से बुलाएंगे। हम कुंडली वैदिक जो ज्योतिष में ऐसा नहीं करते, उसकी एक अलग विधि है। लाल किताब को ज्योतिष को सीखना बहुत ही आसान है मित्रों। यदि आपने इसके बाद आने वाले 108 वीडियो को जो मैं आपको दूंगा, आपने उसे रोज ध्यान से देखा और एक नोटबुक बना ली, या आप उस वीडियो को बार बार रिपीट कर देखते जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं आपको पहला वीडियो दूंगा कि चंद्रमा अगर पहले खाने में हो तो लाल किताब क्या कहती है, उसका क्या शुभ और अशुभ फल है। उसके बाद उसका क्या निवारण है। अगले वीडियो में होगा कि अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठा है। उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा अगर खाना नंबर 3 में बैठा है तो उसका शुभ अशुभ फल क्या होगा। तो इस प्रकार मित्रों, चंद्रमा 12 खानों में जहां भी बैठा हो, इस पर आपको 12 वीडियो अलग से मिलेंगी। उसे आप बहुत ध्यान से बार बार देखेंगे तो उसी प्रकार सूर्य के बारे में आपको 12 वीडियो मिलेंगी। तो 9 ग्रहों के आपको इस प्रकार टोटल 108 वीडियो मिलेंगे, जिसमें उन ग्रहों के उस खाने में बैठने के शुभ और अशुभ फलों के बारे में जो लाल किताब में वर्णन है वो तो आपको बताया जाएगा। साथ में आपको उनके उपाय भी बताए जाएंगे। मित्रों, बहुत आसान है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाऊंगा। किसी व्यक्ति की ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, लगन में कुछ और नंबर लिखा है, दूसरे नंबर पे और नंबर लिखा है, हर एक में अलग अलग राशियां लिखी हुई हैं और हर एक राशि में हर भाव में कोई न कोई ग्रह अलग अलग बैठे हुए हैं। जब हम लाल किताब की कुंडली तैयार करते हैं तो कुछ विशेष नहीं करते, 12 खानों को उसी प्रकार ड्रॉ करते हैं। पहले नंबर में हमने 1 नंबर लिखना होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। इस प्रकार हर खाने में हमने
1 से लेकर 12 नंबर लिखना होता है और जन्म कुंडली के ग्रहों को उठाकर सीधा उन खानों में बिठा देना होता है, जो कि हमने वैदिक जन्म कुंडली तैयार की होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक ज्योतिषी से हमने जो जन्म कुंडली तैयार की होती है, हमारे वैदिक ज्योतिष से जो हम कुंडली तैयार करते हैं, उस कुंडली के ग्रहों को हमने उठाकर एक सिंपल से 12 खानों में बिठा देना होता है। और फिर हम देखेंगे कि उस ग्रह खाने में अगर वो ग्रह बैठा है तो उसका फल क्या कहता है। बहुत ही इजी है लाल किताब को समझना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, सूत्र जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं, उन्हें हम ध्यान में रखते हैं। उससे हम प्राथमिकता उससे ही देंगे, अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन आने वाले 108 वीडियो जो लाल किताब पर आपको उपलब्ध होंगे, इससे यदि हम एक सहायक टूल्स के रूप में अपने पास रखें, मित्रों, बहुत हेल्प मिलती है कि हम यदि लाल किताब ज्योतिष और लाल किताब में जो कहा गया है कि अगर खाना नंबर 1 में चंद्रमा बैठा हो तो उसका क्या फल होगा, खाना नंबर 2 में चंद्रमा हो तो क्या फल होगा, तो इससे हम अपने एक टूल्स के रूप में ध्यान में रखें। लेकिन कुंडली का विवेचन हमेशा अपने वैदिक ज्योतिषीय तरीके से ही करें। लेकिन यदि हम लाल किताब ज्योतिष को ध्यान में रखें तो हमारा विश्लेषण उतना ही सुंदर होता है, क्योंकि जब एक तरफ हम नंबरलॉजी, दूसरी तरफ लोसोग्रिड, तीसरी तरफ लाल किताब, जब इस तरह हम 3-4 टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ पूरी तरह आगे बढ़ते हैं, तो ये एक सहायक विद्या के रूप में, जैसे हमारे पास 3-4 तरह की एक डॉक्टर हो और वो डॉक्टर यदि एलोपैथ का मास्टर है, लेकिन उसे होम्योपैथ दवाइयों का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, आयुर्वेदिक दवाई का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो मित्रों उस डॉक्टर को इलाज करने में काफ़ी आसानी होती है कि अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, फिर वो देखता है कि क्या ये एलोपैथ से इसका इलाज संभव है या होम्योपैथ में इसका इलाज है जो इससे ज़्यादा अच्छा हो, या आयुर्वेद में इसका इलाज इससे अच्छा है। तो फिर यहाँ पर एक सहायक टूल्स उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। सेम उसी प्रकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, सर्वसमर्थ है, लेकिन कुछ आसान टूल्स यदि हमें नंबरलॉजी से, लोसोग्रिड से, रेड बुक से
मिलते हैं तो उसे भी साथ में रखने में हमें कोई मित्रों हर्ज नहीं है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया कि रेड बुक को हम आगे समझेंगे, और मैं एक ग्रह को पहले लूँगा और उससे 12 घरों में उसका क्या फल है उसके बारे में बताऊंगा। बस ध्यान से आपने इसमें भी कुछ सूत्र लागू होते हैं, जिससे आपने 108 वीडियो में तो ज़्यादा नहीं होंगे। अगर इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे। तो रेड बुक को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप रेड बुक के आधार पर किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि मित्रों जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा विस्तार रूप है उसका। बहुत विस्तार से हम उसमें गणना अगर की जाए तो एक एक दिन की, एक एक घंटे की, 2-2 घंटे की गणना भी उसमें हो जाती है। और गणना अगर सही हो तो उतना ही सही फलादेश उसमें निकल आता है। हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत महान है। उसके आगे हम कह सकते हैं कि कोई विद्या नहीं टिकती। लेकिन चूंकि रेड बुक को हम एक सहायक टूल्स के रूप में जरूर लेंगे और इसे अपने जेहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। और मित्रों इसके सूत्रों को भी ध्यान से हमने समझना है। जब हम किसी का कुंडली का विवेचन करेंगे तो हमने रेड बुक में क्या कहा गया है उससे भी अगर ध्यान में रखें, नंबरलॉजी क्या कह रही है, लोसोग्रिड क्या कह रहा है, तो इस तरह से अलग अलग विद्याओं को जब हम शामिल करेंगे किसी व्यक्ति के प्रेडिक्शन में, किसी व्यक्ति के फलादेश में, तो वो फलादेश उतना ही सुंदर मित्रों होता है। कई बार मित्रों हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सामने वाले को रेमेडीज या उपाय जिसे कह लें बताते हैं, तो उन्हें वो उपाय शायद करना उतना आसान ना लगे। तो फिर हम देख लेते हैं कि रेड बुक इस ग्रहों के लिए कौन सा उपाय कह रही है। यदि वो उपाय उन्हें आसान लगे तो हम उससे भी वहां बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हमारा फलादेश पूरा सही हो। फलादेश जितना सही होगा उतना हमारे में आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए अपनी विद्या को विस्तार रूप देने में कोई हर्ज नहीं है मित्रों। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो आपको इसलिए दिया कि आप पहले समझ पाएं कि रेड बुक जो मैं शुरू कर रहा हूं उसके 108 वीडियो जो आपको मिलेंगे उसे आपने बहुत ध्यान से यदि मित्रों देखा तो उम्मीद मैं करता हूं कि ये आपको बहुत सहायक सिद्ध होगा किसी भी व्यक्ति की कुंडली की विवेचना करने में, फलादेश देने में, और साथ में साथ उसको जब हम रेमेडीज देंगे, उपाय देंगे, तो हम उसे
वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी उपाय दे सकते हैं, रेड बुक से भी हम उसे उपाय दे सकते हैं, जिससे वो कंफर्ट समझे, वो करने में सक्षम हो, वो कर सकता है सामने वाला व्यक्ति। तो मित्रों, ये एक छोटा सा परिचय मैंने आज आपको रेड बुक पर दिया। मैंने इस विचार से कि अगर मैं रेड बुक पर सीधा आपको वीडियो डालूं तो शायद आपको के मन में कुछ प्रश्न हो। तो जो प्रश्न होंगे मित्रों, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले रेड बुक को मैंने कहा एक छोटा सा परिचय जरूर मैं रखूं उसका। तो अगले वीडियो में मित्रों मैं चर्चा शुरू करूंगा कि चंद्रमा खाना नंबर 1 में यदि बैठा हो किसी कुंडली में तो उसका क्या शुभ अशुभ फल होता है और उसकी क्या रेमेडीज है। अच्छा मित्रों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।